हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा में मेरे साथ मेहमान बने हैं संदीप सिंह रघुवंशी जी। आप अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ चुके हैं। चंदौली सिविल बार एसोसिएशन में कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे आप। तो आज बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से पुलिस का जो एक रवैया होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिससे कभी कभार आम आदमी को भी लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जो पहला मेरा प्रश्न है ये कि लॉ प्रोफेशन में आप किस तरह से आए, कैसे मन बना कि नहीं हमें वकालत ही करनी है? देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे पास आए। लॉ की डिग्री लेने से पहले सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग सामाजिक कार्य करते थे। उसमें कुछ विसंगतियाँ और कुछ बुराइयां प्रशासनिक अमलों के द्वारा किया जाता रहा। किसी को गरीबों को न्याय नहीं मिलता था और किसी कमज़ोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था। उसी से प्रेरणा लेकर के लॉ किया गया और उसके बाद फिर वकालत गुरुजनों के आशीर्वाद से। अगर कोई लॉ की स्टडी करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक कानून का जानकार व्यक्ति हर विभाग में डोमिनेट करता है और कहीं न कहीं इस लालच में भी लोग लॉ डिग्री कंप्लीट करते हैं। जो लॉ की आपने पढ़ाई की और जो एक्चुअल प्रैक्टिस था, उन दोनों में कितना अंतर था? अंतर तो बहुत होता है। जैसे कि हम सर्वप्रथम पहले हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर पढ़ाया लिखाया जाता है। करीब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। 6 सेमेस्टर हम लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें एक मूड कोर्ट आता है, जैसे कि हम वकालत के समय जज के सामने क्या बोलें, कैसे सीनियर कैसे जूनियर पेश आएँ, एक सीनियरिटी जूनियरिटी की जो हमारी संस्कृति बनी हुई है उसको कैसे वो उदाहरण के तौर पे पेश करें। तो पढ़ाई के दौरान एक मूड कोर्ट सब्जेक्ट होता है। उसी दौरान हम लोगों को प्रैक्टिस सेशन सिखाया जाता है कॉलेज में। अच्छे कॉलेज से आप पढ़ेंगे तो उस कॉलेज में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद अब जब कॉलेज से आप पढ़ के जाएंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 4 से 5 साल गुरु शिष्य के परंपरा को इतना अच्छे से निभाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करिए। वहाँ पढ़कर आप आए हैं, यहाँ ट्रायल के समय जब आप आएंगे तो वहाँ सब अलग मिलेगा आपको। लेकिन जब आप 5 साल गुजार लेंगे, 4 साल गुजार लेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम जो वो सब्जेक्ट पढ़े थे उस समय हमको रूलिंग पढ़ाई गई थी, उस समय हमको जजमेंट पढ़ाया गया था। इस तरह के अगर घटना घटती है तो उस पर ऐसे रूलिंग काम करती है, ऐसे जजमेंट में बताया जाता है जज महोदय को, तो उस हिसाब से वो काम करेगा। तो आप शुरू के जो वकालत की 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल जो होती है वो बहुत कठिन परिश्रम मांगती है। और जो ईमानदारी से परिश्रम, ऑनेस्टी अपना ईमानदारी दिखाता है तो वो नेचुरली है कि नहीं, वो आगे जा कर के सफल अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। अगर कोई नया लड़का है जिसको अधिवक्ता के तौर पे उसको अपने करियर की शुरुआत करनी है, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और कैसे कोई जो युवा अधिवक्ता है वो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव कर सकता है? क्योंकि ये एक मोटिव होता है कि हम बड़े वकील बनेंगे, थोड़ा बेहतर नाम कमाएंगे। लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो बनते तो जरूर हैं, लेकिन फिर वो दूसरे विकल्प की तलाश करने लगते हैं क्योंकि उनको ये जमता नहीं है। तो क्या चुनौतियाँ होती हैं और कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव हो सकता है? देखिए, जब हम वकालत करके उस फील्ड में हम जाते हैं, जैसे कि हम जनपद चंदौली में वकालत कर रहे हैं, सिविल बार हमारा है। सिविल बार में एक संस्कृति बनाई गई है, एक सम्मान बनाया गया है और एक डिसिप्लिन बनाया गया है गुरु और शिष्य का। इस गुरु शिष्य के पर्याय को आप निभाएंगे ईमानदारी से। और जो गुरु कहता है, जैसे कि वकालत का एक तरीका ये होता है कि गुरु को चेंबर में पहुंचने से पहले शिष्य वहां पहुंच जाए। गुरु चौकी पे, अपने कार्य क्षेत्र के चौकी पे वो पहुंच रहे हैं, डैश पे पहुंच रहे हैं, क्या सब्जेक्ट में किस धारा में बोलेंगे, वो किस वहाँ पे आप जिरह करेंगे, क्या आप बहस करेंगे, तो उसको आप सुनिए, सुन करके गौर से समझें, लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छे तरीके से गुरु का आचमन करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद ही आप उसमें सफल हो पाएंगे। और लिखेंगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो आपको जब आप कभी अपने लिए रिप्रेजेंट माननीय न्यायालय की समझ, जज साहब की समझ आप अपनी बातें को रखेंगे, बेल में रख रहे हैं या फिर जिरह में रख रहे हैं या बहस में रख रहे हैं, तो एक सुगमता आपको प्राप्त होगी। जितना अच्छे तरीके से आप उनको फॉलो करेंगे
गुरु शिष्य के परंपरा को निभाएंगे। गुरु को ये ना आभास होना पाए कि नहीं हमारा जो शिष्य है वो हमको क्रॉस कर रहा है या हमसे कहीं विगत होकर के कोई कार्य कर रहा है, ऐसा महसूस न होने दे गुरु को। और अच्छे तरीके से पढ़ें। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से आप संघर्ष करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप लिख के पढ़ करके जज के सामने जाएंगे, बोलेंगे, आप उतना ही अच्छा और भविष्य के शानदार वकीलों में आपकी गिनती होगी। पुलिस और वकीलों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा होता है, और कारण ये होता है कि पुलिस आम आदमी को कानून का धौंस दिखाता है और उससे बेहतर कानून जानने वाले वकील होते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है धौंस जमाने वाली, कई बार पुलिस ये भूल जाती है कि सामने वकील खड़ा है। थानों में कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि FIR दर्ज नहीं होता है या पीड़ित को ही धमका दिया जाता है या उनको इंतज़ार कराया जाता है। क्या आपको लगता है कि थानों में जो पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो ट्रांसपेरेंट है? देखिए, हम और आप ये जानते हैं कि आज़ादी के समय से ही अधिवक्ता अग्रणी भूमिका निभाते हुए आ रहा है। हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हम लोगों के संविधान निर्माता जो निर्माण किए, उनको संविधान का जनक कहा जाता है, अंबेडकर जी। वो सभी लोग वकील थे। एक लॉ का प्रैक्टिस सेशन जो होता है वो उन्होंने फॉलो किया, फॉलो करते हुए संघर्ष किया और आज उस मुकाम पे हैं कि एक राष्ट्रपिता हैं और एक कानून के जनक माने जा रहे हैं अंबेडकर जी। तो उस हिसाब से आप अपना कार्य करेंगे। और वकील की भूमिका न्याय की भूमिका होती है। और आपने कहा कि पुलिस वाली बात, तो पुलिस का कार्य है लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन ये नहीं कि कोई अगर पीड़ित गया है तो आप उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करें, आप उसके अधिकारों का हनन करें। ये पुलिस का अधिकार नहीं है। क्या 4-5 घंटे इंतजार करा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं पुलिस थानों में, CO ऑफिस में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या IG साहब के कार्यालय में या DGP साहब के कार्यालय में अगर इस प्रकार की अगर त्रुटियां होती है कि 4-4, 5-5 घंटे अगर कोई बैठे और उसका कार्य न हो, उसकी सुनवाई न हो, तो फिर उस क्राइटेरिया का, उस कानून का, उस लॉ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से गरीब को न्याय मिलना चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। पुलिस का कार्य ये है। अब पुलिस का ये नहीं है कि नहीं आप स्वयं जज बन के जजमेंट दिखाएं, ये कार्य पुलिस का नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, पुलिस रिफॉर्म क्या हो सकता है? क्योंकि कई बार इसकी बातें चलती हैं लेकिन हो नहीं पाता। और अगर पुलिस रिफॉर्म क्या हो सकता है तो क्यों पुलिस रिफॉर्म क्या हो सकता है? देखिए, आप अक्सर वीडियो में देखते होंगे कहीं न कहीं, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आता है कि नहीं आज वादकारी अपना वाद लेकर के पहुंचा है थाने के अंदर, सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ सिपाही महोदय हों या दरोगा जी हों या SHO हों या इंस्पेक्टर साहब हों, इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये करना नहीं चाहिए। कानूनन जितना जुर्म थाने के बाहर अगर व्यक्ति किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, वैसे ही वो भी आते हैं उसी कानून के परिधि में। बहुत सारे हैं ऐसे वकील हैं, पुलिस हैं, आम जनमानस है जो जेलों में हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप प्रावधान में उसमें आते हैं, कानून सबके लिए एक बराबर है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, गरीब गया है, दुखियारी गया है या कोई पीड़ित गया है तो आप उसको एक रास्ता दिखाइए, उसका प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट करिए और उस पर आप जांच करिए। जांच करके समुचित जांच करके तभी FIR दर्ज करिए। अब ये ऐसा ना हो कि आज आप उनसे प्रार्थना पत्र ले लिए और उनको 5 दिन दौड़ाते रहे। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप आज प्रार्थना पत्र थाने पे दिए, आप उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र आज दिए, अगर सुनवाई नहीं होती है तो उनसे ऊपर के अधिकारी बने हुए हैं। थाने पे सुनवाई नहीं होती तो आप पुलिस अधीक्षक के पास जाइए, अपने जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनके पास जाइए। वहाँ सुनवाई नहीं होती तो कमिश्नर साहब के पास जाइए, SSP साहब के पास जाइए। वहाँ सुनवाई नहीं होती तो DIG साहब के पास जाइए, महानिरीक्षक साहब के पास जाइए, उप महानिरीक्षक साहब के पास जाइए, महानिदेशक साहब के पास। उसके बाद आप नहीं सुनवाई होती तो DGP साहब के पास आइए। और प्रचलन चल दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो जनता दरबार लगता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे CM साहब, वर्तमान CM साहब और पूर्व के भी CM साहब लोग जनता दरबार लगाते हैं। आप जनता दरबार में जाइए, रास्ते खुले हैं। आप कितना क्या करते हैं ये आपके कैपेबिलिटी पे निर्भर करती है, आपकी क्षमता पे, आपके
दृढ़ संकल्प पे निर्भर करती है कि आप किस स्तर से अपने न्याय को पाने के लिए आप जा सकते हैं। नहीं, अगर इतना जोर लगाना पड़ेगा तो उतना कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। और अगर एक व्यक्ति जैसे किसी को चोट लग गया है और उसको 10 दिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकते लग जाए तो उसका चोट भी ठीक हो जाएगा। और जैसे कि अभी आपने देखा कि आजम खान का हम उदाहरण ले लेते हैं या अतीक अहमद का ले लेते हैं। सपा सरकार में वो कानून के लाडले थे, कानून के रखवाले थे, और जब सरकार बदली तो वो अपराधी हो गए, उनका इनकाउंटर हो गया, उनकी हिस्ट्री सामने आ गई। तो यही पुलिस है, उनको इनोसेंट मानती थी और यही पुलिस अब उनको अपराधी मान रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया है जब एक रिफॉर्म के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि नहीं, अतीक अहमद और आजम खान पूर्व में वो लोग सांसद मंत्री ये बहुत सोच रहे हैं, तो न्याय प्रणाली जो हमारी है ना बहुत मजबूत है। अब वो निर्भर करता है कि उस न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप शासन सत्ता का ना हो। अगर शासन सत्ता का हस्तक्षेप नहीं रहेगा न्याय प्रणाली में तो सुदृढ़ रूप से न्याय प्रणाली चलेगी। अगर शासन सत्ता का हस्तक्षेप रहेगा तो फिर न्याय प्रणाली नहीं चल पाती है। वो तो हस्तक्षेप है, तो फिर उसका वे फॉरवर्ड क्या है, भविष्य में क्या होना चाहिए ताकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो सुदृढ़ हो? देखिए, अब जैसे कि आप उनका नाम लिए, जिन लोगों का नाम लिए हैं, अगर वो अपराध की श्रेणी में आते हैं तो न्याय प्रणाली उसके लिए बैठी है। हम और आप कुछ नहीं हैं, उसी के लिए ना हमारे जो विधि व्यवस्था बनाई गई है, न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। हम लोगों के जो पूर्व के जो अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है और जो संघर्ष किया गया इस भारत देश को आज़ाद करने में, एक न्याय व्यवस्था बनाई गई, न्याय प्रणाली बनाई गई, कार्य प्रणाली बनाई गई। तो उस प्रणाली में हम अगर आते हैं, परिदृश्य में आते हैं, अब देखना यह है कि शासन सत्ता कितना उनको संरक्षण देता है। अगर आप न्याय की बात करेंगे, न्याय के क्षेत्र में आएंगे तो एक न एक दिन न्याय होगा। अन्याय होगा तो अगर आप अपराधी हैं तो आप अपराधी हैं। अब वो निर्भर करता है कि शासन सत्ता कैसी है। क्या पॉलिटिकल ओपिनियन भी आपका है? मतलब अगर हम चूँकि आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है कि आज जो आम आदमी के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं सदन से या राजनीति से गायब हैं, और रील के माध्यम से राजनीति होती है, पार्टियों के माध्यम से राजनीति होती है, लेकिन फिर भी आम आदमी जो है कहीं ना कहीं महसूस करता है कि नहीं, उसके मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या पॉलिटिकल राय है? राजनीतिक विषय बड़ा गंभीर विषय होता है और उसमें जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने अधिवक्ता संघ का, अपने सिविल बार एसोसिएशन जनपद चंदौली का चुनाव लड़ चुके हैं। तो उसमें हम निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं और हमने देखा है कि राजनीति किस स्तर तक जाती है। गरीबों का कल्याण होता नहीं है, गरीबों का तो कल्याण होता नहीं है। उसमें जिसका जैसे राजनीति पक जाए, जिसका जैसे फार्चूनर और अन्य भवन बन जाए, वो राजनीति करता है। लेकिन सत्य में राजनीति अगर करनी है तो गरीबों का कल्याण कैसे हो? वो गरीब में सब आते हैं, सब मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सबका कल्याण आप करें। हम आपको चुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन करके आप जा रहे हैं, सामाजिक कल्याण करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वो आप काम करिए। लेकिन कहाँ कोई करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता है। विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, भूल जाते हैं जो जनहित के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे नहीं उठाते हैं वो लोग। आज भी गरीब, हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, आज भी गरीब उसी तरह से हैं, पड़े हैं गरीब। अगर राजनीतिक संरक्षण ढंग से अगर उनको फॉलो किए होते ये लोग, तो आज शायद हमारा ये विकास और ये बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं रह पाते। राजनीतिक दृष्टिकोण में हमारा मानना ये है कि अगर आप अच्छे से अगर राजनीति करते हैं तो उसमें सामाजिक कार्य करिए। अधिवक्ता संघ का आपने चुनाव लड़ा हुआ है, क्या उस आधार पे आप ये बता सकते हैं कि जो सक्रिय राजनीति होती है, क्या उसमें आप आने का आपका मन है? देखिए, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो सत्ता के बल पे होते हैं, और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो धन बल पे होते हैं, और कुछ चुनाव हमारे लोकतंत्र में जनता के बल पे होती हैं। जनता जनार्दन अगर कहेगी कि नहीं आप काबिल बन गए हैं चुनाव लड़ने के, तो चुनाव लड़ा जाएगा। आपका क्या रुचि होता है? जो आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या लगता है कि उनकी किन समस्याओं को आप उठा सकते हैं, किन समस्याओं को आप समझते हैं, और आपको लगता है कि नहीं अगर एक अवसर मिलता है तो ज़रूर आप उसके ऊपर काम करना चाहेंगे? हाँ, ये बात सत्य है कि एक बार अवसर मिलेगा तो हम उस विषय पे काम करेंगे
उस गरीबी पे काम करेंगे, उस शिक्षा पे काम करेंगे, उस विकास पे काम करेंगे, और बिना जातिवाद, बिना धर्मवाद। हम अधिवक्ता हैं, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ न्याय है। अगर जनता जनार्दन अवसर देगी, कहेगी, तो चुनाव लड़ा जाएगा। वकील चुनाव लड़े ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप कैबिनेट मंत्री देखिए कई ठो हैं। हमारे यहाँ बोलना आपसे पहले ही शुरू में ही बता चुके, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अधिवक्ता रहे हैं, उस ऊंचाइयों पे गए हैं वो। तो अधिवक्ता समाज उस विषय से आता है जिसको सारी जानकारियाँ होती हैं कि चुनाव में लोगों को कैसे समझना है, लोगों की क्या ज़रूरत है, कौन सबसे ज़्यादा, जिसको कहा जाए तो एक तरह से कि नहीं इनको मकान की आवश्यकता है, इनको रोड की आवश्यकता है, इनको शिक्षा की आवश्यकता है, इनके बच्चे आज भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये राजनीतिक व्यक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आप जाएं, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, जो भी मिडिल स्कूल है उस पे जाएं, देखें उनके माँ बाप कैसे, कहाँ से वो धन इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये राजनीतिक विषय होता है, ऐसा नहीं है हम राजनीतिक विषय, हम जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आके जा कर के बात उठाएंगे, वहाँ पे आकर जा कर वो सत्ता को समझाएंगे कि नहीं यहाँ पे सच में ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। अभी चूँकि आपने समाज की बात की, समाज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा इस समय काफ़ी ज्वलंत रूप ले रहा है, आरक्षण, रिजर्वेशन। इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपको? देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है, पहले जिस समय ये बिल लाया गया था उस समय जिसको ज़रूरत थी तो उसको मिला, लेकिन आज ये राजनीतिक संरक्षण बन चुका है आरक्षण। सत्यता है, देखिए हम ग्रामीण स्तर के हैं और शहरी स्तर में आरक्षण तो सभी क्रीमी लेयर के ऊपर वालों को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर में आप हमारे ग्राम सभा से 2 किलोमीटर दूर पे जाएंगे, एक जाति में कोई अन्यथा न ले, लेकिन धरकार जाति है, क्या सच में उनको आरक्षण मिला है? हमारे यहाँ एक बगल में जाति के अनुसार आप बता रहे हैं, आरक्षण के अनुसार मुसहर जाति है, क्या उस मुसहर के गरीब बच्चों को सच में आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आरक्षण के जो भुक्तभोगी होते हैं वो जानते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कुछ लोग ही बार बार उसका लाभ लेते हैं और एक बड़ा सेक्शन जो है उससे वंचित रह जा रहा है? हाँ, ये बात सत्य है। हम तो अगर हमारी बात शासन सत्ता तक अगर जाती है, जो भी शासन सत्ता हो, मुझे उसमें वो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अगर जाती है तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप आर्थिक आधार पे करें। जाति के आधार पे आप बांट रहे हैं, देश टूटने के कगार पे चला जाएगा। अब आप इतना सोचिए ना कि अभी कुछ दिन पूर्व हुआ ना कि माइनस अंक पाने वाले व्यक्ति बन रहे हैं डॉक्टर, वो क्या हमारा इलाज करेंगे? देना होगा किडनी की दवा, दे देंगे फेफड़े की दवा, मर जाएंगे हम लोग। देना होगा बुखार की दवा, दे देंगे कहीं लैट्रिन की दवा, क्या मतलब निकलेगा? जो काबिल लड़का है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक क्राइटेरिया सेट करिए, उनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करिए। चाहे देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, चाहे वो किसी भी जात से हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो मुसहर हो, चाहे धरकार हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे लोहार हो, कोई भी जाति से, उनको आर्थिक मजबूत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री शिक्षा करिए। लेकिन आप इस स्तर का शिक्षा का वो दोहन न करिए कि नहीं, जो व्यक्ति अगर बच्चा उसका अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 80 नंबर वो पाता है, वो काबिल नहीं है, लेकिन 60 नंबर पाने वाला काबिल है। ये कहाँ की सत्यता है? हमको नहीं लगता है कि जिस समय आरक्षण अगर जिस भी शासन सत्ता के द्वारा अगर जारी किया गया है, वो ये सोचे होंगे कि नहीं शायद आरक्षण आज इनको दे रहे हैं तो वो कल के डेट में वो आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री आज भी बने हैं, आरक्षण पा रहे हैं, IAS बन गए, आरक्षण पा रहे हैं, राष्ट्रपति बन गए, आरक्षण पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बन गए, ओबीसी कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आरक्षण की बल। क्या है ये? हम आरक्षण ख़त्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं,
आप आरक्षण दीजिए, सच में दीजिए आरक्षण शेड्यूल कास्ट को, लेकिन जो आप बता रहे हैं आज भी आरक्षण दे करके बता रहे हैं कि आज भी आप शेड्यूल कास्ट हैं, आज आरक्षण देकर आप बता रहे हैं कि नहीं आज भी ओबीसी हैं, तो ये गलत बात है। ये सामाजिक द्वेष भावना बहुत बुरी तरीके से फैल रही है, बहुत बुरी तरीके से। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि नहीं आप आज भी शेड्यूल कास्ट के हैं, आज आप भी ओबीसी हैं, आज आप भी स्वर्ण हैं। ये बांटने का तरीका है। आप आर्थिक स्थिति पे दीजिए ना, जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है उसकी शिक्षा फ्री करें। हम कह रहे हैं अम्बेडकर जी हमारे हैं, अगर उस समय आरक्षण वाली बात होती तो शायद आज वो शिक्षा उस तरह से नहीं ग्रहण कर पाते। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो उनका लालन पालन जो भी है ब्राह्मण परिवार में हुआ है। अगर ये वो सोचे होते तो शायद उनका आज हिस्ट्री में उनका नाम नहीं होता। तो आरक्षण ऐसे नहीं देना चाहिए, तकलीफ़ होती है, बच्चे सुसाइड करते हैं। अब पता चला कि नहीं 60 नंबर वाला हो रहा है और 80 नंबर वाला नहीं हो रहा है, तो ये आरक्षण ऐसे नहीं, आर्थिक स्थिति दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक आखिरी प्रश्न कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में योगी जी के कामों की प्रशंसा करते हैं, उनके स्टाइल के आप कई जगह मुरीद देखे जाते हैं। आपका आदर्श कौन है और योगी जी का कितना प्रभाव है आपके ऊपर? देखिए, वो हमारे श्रद्धेय हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं और लगभग 2015 से हम उनसे जुड़े हैं। और हिंदू युवा वाहिनी महाराज जी के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसमें मैं कार्यकर्ता से लेकर के न्याय पंचायत से लेकर के उपाध्यक्ष ब्लॉक, अध्यक्ष ब्लॉक, तहसील स्तर और जिला मंत्री तक मैं उस संगठन में गया। संगठन किसी कारण से भंग कर दिया गया है। आगे भी संगठन को अगर खड़ा किया जाएगा तो उसमें सहभागिता आज भी हम लोगों की चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और हिंदुत्व हो या देश की हमारी जो जनाधार है जो हो, वो एक न्याय प्रणाली का काम करना चाहिए। महाराज जी न्याय प्रणाली वाला काम करते हैं, अच्छा लगता है। आप न्याय प्रणाली का काम करिए, किसी को न्याय त्वरित मिलना चाहिए। अगर वो त्वरित न्याय, अगर न्याय प्रणाली अच्छी नहीं होती तो शायद हमको नहीं लगता दोबारा वो मुख्यमंत्री बनते। भविष्य में हो सकता हो तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री बने। कार्यशैली उनकी चल रही है, अच्छी चल रही है। तो अभी आप सुन रहे थे संदीप सिंह रघुवंशी जी को, जो एक अधिवक्ता है प्रोफेशन से और कई सारे सामाजिक पहलुओं पर भी खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये चर्चा कितनी पसंद आई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।